हेलो बच्चों, आज वैद्युत बल रेखाएं बता रहे हैं। वैद्युत वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया यह निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर स्पर्शी खींचते हैं तो उस बिंदु पर वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए वैद्युत बल रेखा ये है, तो अगर किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहते हैं तो इस वक्र के इस बिंदु पर स्पर्शी खींच देंगे तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इस पर खींची गई स्पर्शी होता है। तो वैद्युत बल रेखा ये निष्कोण वक्र होता है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र है। जिस पर स्वतंत्र धनावेश चलता है। और इस वक्र के किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब जैसे देखिए, वैद्युत बल रेखा हम सीधी लाइन भी खींच देते हैं। ये भी इस तरह से भी, ये जब समांतर लाइन होगी एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत बल रेखा ऐसे भी खींच देंगे, इस तरह से भी। जैसे कोई अगर धन आवेश है तो धन आवेश से जो वैद्युत बल रेखा होती है वो इसके ठीक लंबवत बाहर की ओर होती है। ये बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं होती है और कहाँ तक जाती है तो अनंत तक जाती है। लेकिन ये जो तीव्रता जो होगी, जो कि इसके बाद आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बताएंगे, तो हर बिंदु पर तीव्रता घटती चली जाएगी वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश। और अगर वो ऋण आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र लंबवत आएगी और अनंत से आएगी, इस आवेश की ओर आएगी वैद्युत बल रेखा। इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं होती है। तो वक्राकार भी होती है। अगर दो चार्ज हम रख दें, दो आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दें, एक प्लस और एक माइनस, तो यहाँ से वैद्युत बल रेखा निकलेगी और इस पर आएगी, यानी लंबवत निकलेगी और इस पर लंबवत आएगी, इस तरह से। तो ये वक्राकार हो जाएगा। यहाँ से निकलेगी और इस पर लंबवत आएगी, लंबवत निकलेगी, इस तरह से इस पर लंबवत निकलेगी, इस पर लंबवत आ रही है। यहाँ से लंबवत निकलेगी, यहाँ से लंबवत निकलेगी, यहाँ, और इस पर जो है आएगी वैद्युत बल रेखा। तो इस तरह की ये वैद्युत बल रेखा होती है जो धन आवेश से बाहर की ओर होती है और ऋण आवेश पर अंदर की ओर होती है। ये वैद्युत बल रेखाएं
किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापदंड भी होता है। तो हम अभी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि पहले वैद्युत बल रेखाओं के गुण देख लिया जाए, उसके बाद से हम वैद्युत बल रेखाएं खींचकर दिखा रहे हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण में जरा देखिए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपने देखा है पिछले पॉइंट्स में कि पहले वैद्युत आवेश बताए, वैद्युत बल बताए, अब वैद्युत क्षेत्र आया है। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के क्या गुण हैं? बल रेखाओं के गुण, रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण में पहली बात यह है कि वैद्युत बल रेखा धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाता है, यानी खुला वक्र है, ये बंद वक्र नहीं है। वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है, यह खुला वक्र है, यह एक खुला वक्र है। पहली बात। दूसरा गुण ये है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरी बात कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। अगर ये काट देती दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, तो एक ही बिंदु पर दो वक्र दोनों परस्पर खींचे जा सकते हैं, जो कि अलग अलग दिशाओं में होगा। तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं कैसे हो सकती हैं? जब दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, अगर काटती हैं तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएगी, एक इस वक्र पर, एक इस वक्र पर। तो एक बिंदु पर दो दिशाएं तो संभव है नहीं। इसीलिए कहा जाता गुण है इसका कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती है, काट नहीं सकती है। चौथा इसका गुण ये है कि जहां वैद्युत बल रेखाएं सघन होती है, पास होती है, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जहां दूर दूर होती है वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। जहां वैद्युत बल रेखाएं सघन होती है, यानी घना पास सघन होती है,
वहां वैद्युत क्षेत्र अधिक और जहां दूर दूर होती है वहां वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। अब जैसे ये बात समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इस तरह के हम वैद्युत बल रेखाएं बना रहे हैं। अगर ये वैद्युत बल रेखाएं हम खींच रहे हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं खींच रहे हैं, तो अगर इस पॉइंट पर देखें, तो यहाँ पास पास है वैद्युत बल रेखाएं, तो यहाँ जो है सघन होगा। यहाँ भी अगर इसके बराबर ही अगर पड़ रहा है तो यहाँ दोनों बराबर हो जाएगा, पास पास है। यहाँ पर दूर दूर वैद्युत बल रेखाएं हैं तो यहाँ दुर्बल हो जाएगा। यानी जहाँ वैद्युत बल रेखाएं सघन होती है वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और जहाँ दूर दूर होगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुर्बल होगी। अब एक बात और कि अगर वैद्युत बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ हैं, यानी समांतर हैं और समान दूरी पर हैं सीधे, तो वो एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक समान होगा। जहां वैद्युत बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ होती हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है। वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है। वैद्युत क्षेत्र एक समान। अगर इस तरह की बात है, जैसे अगर इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं खींची गई है तो हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान है। समांतर और समदूरस्थ वैद्युत बल रेखाएं हैं। एक बात और कि वैद्युत बल रेखाएं किसी आवेशी चालक के पृष्ठ से लंबवत निकलती है और लंबवत ही आती है। धन आवेशित कोई चालक है तो पृष्ठ से लंबवत निकलेगी, और कोई ऋण आवेशित चालक है तो पृष्ठ पर लंबवत ही आती है। तो ये बात है कि अगर आवेशित चालक वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती है, वैद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक के पृष्ठ से लंबवत निकलती है, और पृष्ठ पर लंबवत आती है। अगर धनावेशित चालक है तो पृष्ठ से लंबवत निकलेगी, और ऋणावेशित चालक है तो पृष्ठ पर लंबवत आती है। वैद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक के पृष्ठ से लंबवत निकलती है और पृष्ठ पर लंबवत आती है। ये वैद्युत बल रेखाओं के बारे में है। अब जैसे हम ये अगर दिखा रहे हैं, जैसे
अगर हम कोई वैद्युत बल रेखाएं, अगर एक समान वैद्युत बल रेखा खींचना होगा तो अब इस तरह से हम खींचेंगे एक समान वैद्युत बल रेखा के लिए। इस तरह से समांतर समदूरस्थ लाइनें खींचेंगे। यहाँ पर हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान है। अगर हम वैद्युत बल रेखा, जैसे मान लीजिए कोई चालक है, कोई आवेशित चालक है या ऋणावेशित चालक है, तो वैद्युत बल रेखा जो होती है, वैद्युत बल रेखा किसी चालक के पृष्ठ के अंदर से नहीं गुजरती है, इसीलिए किसी चालक भीतर से नहीं गुजरती है, इसीलिए चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर से नहीं गुजरती है, अंदर से नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। इसीलिए इसीलिए चालक के भीतर, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, शून्य होता है। अगर मान लीजिए कोई कहा जाए कि आवेशित गोला है, तो आवेश इसके आवेशित कोई चालकीय गोला है तो आवेश इसके पृष्ठ पर ही रहेगा, एक समान रूप से वितरण होता है। अब वैद्युत बल रेखा इसके अंदर नहीं होगा और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अगर कोई चालक है तो इसके अंदर शून्य होगा। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि किसी आवेश के कारण ही उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो किस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र है, इसका मापदंड हम कैसे करें। तो अगर हम कोई आवेश है, बिंदु आवेश है, अगर किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की, इसके कारण जो तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तो पैदा ही होगा, तो इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानना चाहेंगे तो यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रख देंगे। परीक्षण चार्ज होता क्या है, परीक्षण चार्ज इकाई धनावेश होता है जिसका अपना वैद्युत क्षेत्र नगण्य माना जाता है कि इसके अपने आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र नगण्य है। नहीं तो हम इसके क्षेत्र की तीव्रता जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, अगर इसका भी अपना क्षेत्र हो जाएगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर एक परीक्षण धनावेश, एकांक धनावेश जिसका अपना क्षेत्र नगण्य हो, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई परीक्षण आवेश रखेंगे Q0, तो इस वैद्युत क्षेत्र में रखने से ये बल लगेगा, इस पर बल लगेगा, तो लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अब बात करेंगे, और वो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसी बिंदु आवेश की कारण पहले बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण एकांक, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे हम कैपिटल ई से लिखते हैं, इसे कैपिटल ई से लिखते हैं। अगर Q0 परीक्षण आवेश पर F बल लग रहा है तो एकांक पर कितना लगेगा, F/Q0। या Q आवेश पर अगर F बल लग रहा है तो एकांक पर कितना लगेगा, F/Q। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र में उस बिंदु पर उसकी तीव्रता का मापदंड है। तो E बराबर हम लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0 चाहे F/Q। अगर हम ये कहें कि वैद्युत क्षेत्र में 10 कूलाम के आवेश पर 100 न्यूटन का बल लग रहा है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 100/10। 100 न्यूटन का बल 10 कूलाम पर लग रहा है तो 1 कूलाम पर कितना लगेगा, 100/10। तो यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। अगर इसके वेक्टर फॉर्म में हम देखना चाहेंगे तो वेक्टर E = वेक्टर F/Q या Q0। तो ये बता रहा है कि जो बल की दिशा होगी वही जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यानी जिस बिंदु पर किसी आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में कोई अगर आवेश रखा है तो उस पर जो बल लग रहा है धन आवेश की बात होती है, इसलिए कि धन आवेश पर जो दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इसीलिए कहते हैं कि धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, परंतु अगर ऋण आवेश पर बल देखें तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो सदिश स्वरूप जो होगा इसका E बराबर F/Q, और सदिश स्वरूप जो होता है, सदिश स्वरूप वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q0। Q0 हम धन परीक्षण कहते हैं, धन आवेश है तो धन आवेश पर जो बल की दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो मात्रक यहां देखेंगे हम अगर वैद्युत क्षेत्र का, तो मात्रक यहां से आएगा क्या चीज, न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। आगे चलकर फार्मूले जब वैद्युत विभव बताएंगे तो वहां से वोल्ट प्रति मीटर भी सामने आएगा। जो ये मात्रक और वो मात्रक सेम होंगे। यहां से हम इसका विमीय सूत्र अगर लिखना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र का, तो विमीय सूत्र बल का mLT-2 आवेश का AT, तो ये हो जाएगा mLT-3 और A-1। तो कुल मिलाकर के वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात होता है। तो अब ये देखा जाएगा, दो सिस्टम बनाए गए हैं। एक सिस्टम ये है कि ये बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश की बात की जाएगी और एक निकाय बनाया गया है जो जिसको हम डाइपोल कहा करते हैं, डाइपोल कहते हैं।
तो बिंदु आवेश और डाइपोल के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। वैद्युत क्षेत्र जैसा कि जानते हैं कि सदिश राशि है, जैसे कि वैद्युत बल सदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर हम निकालना होगा तो उसकी परिणामी निकालेंगे, जैसे वैद्युत बल के लिए परिणामी बल निकालते थे। तो सबसे पहले जो आएगा वो बिंदु आवेश के कारण आएगा। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे गणना करेंगे? तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम एक बिंदु आवेश लेते हैं, प्लस क्यू ले लेते हैं, माइनस क्यू भी ले सकते हैं। अगर क्यू आवेश ले लिए और इससे आर दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहते हैं, जिसके कारण इसका वैद्युत क्षेत्र होगा, तो इससे आवेश से हमेशा दूरी सेंटर से बिंदु से ली गई, सेंटर से ही दूरी ली जाती है। यहाँ एक बिंदु P रख लिए और ये R दूरी पर है। तो यहाँ पर इसके कारण हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहेंगे, तो इस बिंदु पर हम एक परीक्षण आवेश रखेंगे और इस परीक्षण आवेश पर हम लगने वाला बल देखेंगे, इसलिए कि उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो कूलाम के नियम से हम इस पर बल निकालेंगे। तो परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा? वाला बल अगर मान लीजिए हवा में रखे हैं, हो सकता है किसी मीडियम में भी रखे हैं, तो अगर किसी मीडियम में रखा है तो उसका मीडियम का परावैद्युतांक देगा। तो अगर हवा में मानकर चलते हैं कि हवा में रखा है, चाहे किसी मीडियम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, तो इनके बीच लगने वाला बल इस परीक्षण आवेश पर जितना बल काम करेगा इस पर, जैसे कि कूलाम के नियम में बताया गया है, 1/4πε0 के Q इंटू Q0/R²। तो अब इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल कर सामने आएगा? E बराबर F/Q0। अब F का मान हम रख देते हैं 1/4πε0 के Q इंटू Q0/R², और बटा में Q0 है, तो Q0 से Q0 कट गया, यानी E बराबर जो सामने फार्मूला आ गया वो 1/4πε0 के Q/R²। अगर ये धन आवेश है तो किसी बिंदु पर धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना होगा तो बाहर की ओर होगा, धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर होती है। अगर ये ऋण आवेश होता तो वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर हो। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है लंबवत। धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर होगी।
अंदर की ओर। तो अगर ये धन आवेश है तो यहाँ तीव्रता ई किधर होगी, इधर। अगर ये ऋण आवेश होता तो क्या होता, अंदर, उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश में। तो इस बिंदु आवेश के कारण हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फार्मूले से निकाल रहे हैं, E बराबर 1/4πε0 के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो अगर आप सोचिए के मीडियम पर बात अगर करें तो हवा और निर्वात के लिए के का मान अगर क्यू और आर सेम रखें, इसकी बात छोड़ दें, और 4πε भी कांस्टेंट है। अगर बात हम मीडियम का करते हैं तो के अगर 1 रखते हैं तो ई का मान अधिक होगा। तो हवा और निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और वही जिस माध्यम का परावैद्युतांक के जितना अधिक होगा ई का मान कम होगा उसमें। आप जानते हैं कि चालक का धात्विक चालक का परावैद्युतांक अनंत होता है। तो अगर अनंत रख दे यहाँ पर तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए धात्विक चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। के इन्फिनिटिव होता है धात्विक चालक के लिए। तो इस के पर भी डिपेंडेड है एप्सिलॉन 4πε0, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। 1/4πε0 का मान 9/10⁹। अब रहा सवाल क्यू और आर स्क्वायर। अगर क्यू बढ़ेगा, ज्यादा धन आवेश है तो अधिक होगा। आर पर भी डिपेंड करेगा, अगर आर जितना दूर लेकर जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही कम होगी। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण और दूरी के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो उस ग्राफ को देख लीजिए। अगर हम वैद्युत क्षेत्र ई वाई एक्सिस पर दिखाते हैं और दूरी जो है एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं, तो दूरी अगर बढ़ता है ई समानुपाती 1/r², तो आर का वर्ग है बहुत तेजी से नीचे गिरेगा दूरी बढ़ने के साथ। अगर दूरी दुगुना कर देते हैं, क्यू चेंज नहीं करते हैं, तो दुगुना यानी इसका दुगुना का वर्ग 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा। अगर 3 गुना दूरी बढ़ा देते हैं तो 1/9 रह जाएगा। बहुत तेजी से ड्रॉप होगा नीचे की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका मतलब कि ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे आता है। अगर आप कहेंगे कि क्या ये ग्राफ खींचे हैं, ये ग्राफ एक अक्ष को काट देगा, कभी नहीं काटेगा। इसलिए कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके बाहर कहाँ शून्य होगी, तो अनंत में शून्य होगी। इसलिए कि आप देख सकते हैं कि R टेंड टू इन्फिनिटी, अगर R अनंत होगा, यदि R टेंड टू इन्फिनिटी, तब E टेंड टू 0। जब R इनफाइनाइट होगा तो ये दूरी कहाँ होगी, अनंत में। तो अनंत तो कोई अंत नहीं होता, तो इसलिए ये ग्राफ जो है इस लाइन को काट नहीं सकता। अगर जिस लाइन पर काट देगा तो उतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य बताने लगेगा, जो कि किसी वैद्युत क्षेत्र की आवेश के कारण किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ये तो अनंत में होता है। जैसे पृथ्वी के कारण बाहर जो है, पृथ्वी के बाहर कहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण शून्य होगा, तो कहते हैं अनंत में होगा। बात वैसे ही है। तो अब बात यहां पर है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 के क्यू बटा आर स्क्वायर है। तो ये देखा जाएगा कि एक अगर कई आवेशों का हम सिस्टम ले लें, एक आवेश यहाँ, एक वहाँ, एक यहाँ, जहाँ तहाँ रख दें, और कोई बिंदु चुन ले कि यहाँ पर इस बिंदु पर हमको निकालना है, पूरा परिणाम ही निकालना है, सबके कारण वहाँ लिखते जाएंगे और वेक्टर से
सदिश बीजगणितीय योग निकालेंगे, वेक्टर से परिणामी ज्ञात करेंगे। जैसे एक फिगर बना रहे हैं और वहां से आप समझेंगे। पर सवाल कल बताएं। जैसे मान लीजिए एक चार्ज है प्लस Q1 है और एक चार्ज है यहाँ माइनस Q2 है, एक चार्ज यहाँ है प्लस Q3 है, कहीं और चार्ज है माइनस Q4 है और एक बिंदु P यहाँ लेते हैं। तो इस सारे सिस्टम के कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापदंड करना है। तो इस बिंदु P से जहां तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु से सारे आवेशों की दूरी पता होना चाहिए। दूरी देता है, अगर नहीं दिया है तो ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जैसे भी हो आप निकालें। तो इसलिए जो सिस्टम देता है वो एक नियमित सिस्टम देता है, चाहे ट्रायंगल देता, समबाहु त्रिभुज दे देगा, समद्विबाहु त्रिभुज दे देगा, आयत दे देगा, वर्ग दे देगा, समकोण त्रिभुज दे देगा। एक नियमित आकृति से दूरी निकालना आसान होता है। तो अगर यहां से ये दूरी है R1, इससे दूरी है R2 और इससे दूरी है R3, इसको R3 कर लेते हैं, इसको R2 कर लेते हैं और इससे दूरी है R4। तो सबके कारण अलग अलग निकालेंगे और डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन धन आवेश है तो इसी के एलांग जो मिलाने वाली रेखा है उसी के एलांग बाहर की ओर होगा, और जो ऋण आवेश है इसी को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की ओर होगा। तो अगर हम E1 लिखते हैं, वेक्टर E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1, E1 बराबर E2 बराबर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन दिखाएंगे यहाँ पर, ये डायरेक्शन E1 का है। Q2 के कारण हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 स्क्वायर है, ये सूत्र में R स्क्वायर आया था, Q2/R2 स्क्वायर। अब ये ऋण है तो इसके कारण ये अंदर की ओर होगा E2। अगर प्लस Q3 के कारण देखते हैं तो E3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 धन है तो इसी को मिलाने वाली रेख इस पर बाहर की ओर, यानी ऐसे होगा E3 Q3/R3 स्क्वायर। अगर इसके कारण देखते हैं ऋण आवेश है तो ऋण आवेश है तो अंदर होगा E4 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q4/R4 का स्क्वायर। अब सवाल ये है कि ये चार एक ही बिंदु पर चार डायरेक्शनों में अलग अलग मेजरमेंट के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो उनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो ये वेक्टर से निकालते हैं, उसके लिए अलग बना लेते हैं। ये है E1, ये है E2, ये है E3 और ये है E4। अब बात ये है कि इसका परिणामी हम निकालेंगे कैसे। चार सदिशों का परिणामी, दो सदिशों का परिणामी वेक्टर आप पढ़े हैं कि R बराबर लिख देते थे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का थीटा, लेकिन चार हैं। तो अब उसके लिए हम घटक तोड़कर निकालते हैं। घटक तो किसी के निकाल, दो के भी निकाल सकते हैं। तो एक को एक अक्ष एक की दिशा में मान लेते हैं और उसके लंबवत दिशा में y अक्ष मान लेते हैं और इनके कोण पता होना चाहिए। ये तो हम ये सिस्टम दिखाए कि अगर इस तरह से डायग्राम देते हैं और वो नियमित आकृति रहता तो बिल्कुल फिट होता, नहीं तो यहाँ पर तो हम यही कह सकते हैं कि परिणामी वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4। तो ये कहने का हमारा तात्पर्य है कि अगर कई आवेश हैं
और कोई बिंदु है, तो कई आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे की जाएगी, इसके लिए कल हम प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आएंगे और वो दिखाएंगे कि कैसे निकलता है।